Hello, now we start physical education and sports for CWSN, class 12th topic and chapter 4. So, without any wasting time, we can start ILO, Ended Learning Outcomes. After completing the unit, the student will able to तो देखते हैं आप क्या क्या सीखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट वन इज वैल्यू द एडवांटेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज फॉर CWSN. Differentiate between method of categorization in sports for CWSN, child with special needs. Understand concept and the importance of inclusion in sports. Next one is creating advantage for children with special needs through physical activities. And fifth one is strategies physical activities accessible for CWSN. तो आप पूरे चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, डिसेबिलिटी की मीनिंग, डिसेबिलिटी क्या होती है, ये थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिसेबिलिटी के स्पोर्ट्स के लिए काम करती हैं, तो कुछ हैं ये स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक्स एंड नेक्स्ट वन इज द डीफ ओलंपिक्स। आईपीसी इनको हैंडल करती है, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। आप आगे कैटेगराइजेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ भी पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन या फिर नीड ऑफ इंक्लूजन या इम्प्लीमेंटेशन ये पढ़ने वाले हैं। एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWSN ये रहने वाला है। स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स। ठीक, फर्स्ट वन वी स्टार्ट डिसेबिलिटी। पहले बात करते हैं डिसेबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, इनएबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। नेक्स्ट वन कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पर। तो नो वन ऑन दिस प्लेनेट हु डज नॉट वांट टू बी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, सोशली वेल एडजस्ट एंड इमोशनली बैलेंस्ड। Disability is the reduction of functional ability to lead daily fruitful life। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। ए डिसेबिलिटी इज अ फंक्शनल लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। ठीक, तो ये कुछ डेफिनेशन थी डिसेबिलिटी की। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डिसेबिलिटी में मेनली किस किस को रखा गया है। तो यहाँ पर जो मेनली आपकी बात हो रही है डीफ ओलंपिक के बारे में हो रही है। तो डीफ ओलंपिक के बारे में बात आ रही है। तो डीफ ओलंपिक हो गया और आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी होगी और आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये आपकी ब्रेन से रिलेटेड है और फिजिकल डिसेबिलिटी ये आपकी आउटर बॉडी से रिलेटेड है। ठीक, अब यहाँ पर आगे बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करती हैं, फर्स्ट वन इज़ द स्पेशल ओलंपिक्स। तो यहाँ पर बात करें कि इन्हें किसने स्टार्ट किया। ठीक, तो इन्हें स्टार्ट किया था आपके यूनिस कैनेडी श्रीवन ने, जो कि सिस्टर ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट थी, जो कि जॉन एफ कैनेडी की। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सी डिसेबिलिटीज़ को रखा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर इस कैटेगराइजेशन के अंदर रखी गई हैं, इट मीन्स स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर रखी गई हैं। पहला स्पेशल ओलंपिक 1968 जुलाई शिकागो में हुआ था। 2023 के स्पेशल ओलंपिक आपके बर्लिन में हुए थे और जो 2017 के पर्थ में रहने वाले हैं। ठीक, तो जब ये गेम स्टार्ट किए गए थे तो 1000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि यूएसए और कनाडा के थे। ये वन डे इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। ठीक, किन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया था इनका, यूनिस कैनेडी श्रीवन ने। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि 1971 gives the name as Olympics। 1972 10 nations participate। Year of Special Olympic 1986। In 1988 Special Olympic organized by IPC। पहले इनको कौन ऑर्गेनाइज करा रहा था? पहले इनको ऑर्गेनाइज करा रही थी यही यूनिस कैनेडी श्रीवर। ठीक है, अब इनको आईपीसी हैंडल करने लग गया। ठीक, ऑर्गेनाइज कराने लग गया। ठीक, आगे बात करें। इन 2003 7,000 एथलीट फ्रॉम 150 नेशंस एंड डिसिप्लिन्स। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये आप ठीक कर लेना। तो यहाँ पर आपके 150 राष्ट्रों ने
18 डिसिप्लिन्स में पार्टिसिपेट किया था, जो कि 7,000 एथलीट्स थे, ठीक, 2003 में। अब स्पेशल ओलंपिक का लोगो क्या है? जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड। इसकी जो ओलंपिक फ्लेम है वो है फ्लेम ऑफ होप, ठीक। आगे बात करते हैं पैरालंपिक्स की। तो पैरालंपिक्स का लोगो आपको दिख रही होगा। तो डिसेबिलिटी इसके अंदर है मोबिलिटी, तो चल फिरने में कोई नहीं आता हो, इट मीन्स चलने में दिक्कत आती हो। तो नेक्स्ट वन है कि आपका एम्पुटेशन, लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स, ब्लाइंडनेस, आई डिसऑर्डर, और आपका सेरेब्रल palsy जो कि न्यूरो डिसऑर्डर है, ठीक। तो पैरालम्प्स के अंदर ये डिसेबिलिटीज रखी गई हैं। जो पैरालंपिक्स हैं वो एवरी 4 इयर्स के बाद होते हैं, NIPC गवर्न करती है। फर्स्ट पैरालंपिक्स आपके 1960 रोम में हुए थे। फर्स्ट विंटर पैरालंपिक 1976 स्वीडन में हुए। ऑफिशियली वर्ड यूज इन 98 समर ओलंपिक गेम्स सियोल। आगे बात करते हैं कि पैरालंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी होती है, तो उसके अंदर क्या क्या होने वाला है। तो ओपनिंग सेरेमनी में क्या क्या होता है देखते हैं। होस्टिंग होस्ट कंट्री फ्लैग एंड इट्स नेशनल एंथम। Next one is athlete comes to mass pass according to their nation. All the nations enter the stadium alphabetically according to host country chosen language. Host country athletes enter last in stadium, culture programs, and announcing formal opening or lighting the Paralympic flame. ठीक। क्लोजिंग सेरेमनी में क्या रहने वाला है? फ्लैग बियरर फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग कंट्री एंटर द स्टेडियम विदाउट एनी नेशनल डिस्टिंक्शन, ठीक। नेक्स्ट वन फ्लैग डाउन, और आपका ऑफिशियली क्लोज बाय एक्सटिंग्यूस्ड पैरालंपिक फ्लेम। अब IPC क्या होती है? तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विज़न क्या था इसका। तो विज़न था कि टू enable Paralympic athlete to achieve sporting excellence and inspire the excite the world। ये इसका विज़न था। तो ये 22 सितंबर 1989 में स्टेब्लिश हुई। हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। एम किया था टू डेवलप स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द स्पोर्ट्स विद एन एम्पायरमेंट फ्रॉम द बिगनर टू द एलाइट लेवल। ग्लोबल गवर्निंग बॉडी पैरालंपिक्स मूवमेंट्स को करती है, ठीक है। और समर एंड विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज होते हैं इसके। सर्व एज इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर 9 स्पोर्ट्स एंड कोऑर्डिनेट वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर लेना। आगे बात करें डीफ ओलंपिक्स। ये आपके नॉन हियरिंग एथलीट जो सुनाई नहीं देता है या सुन नहीं सकते हैं, उन एथलीट्स के ये लोगो आप दे सकते हैं। तो इसके अंदर डिसेबिलिटी है हियरिंग डिसेबिलिटी, जो कि आप 55 डेसिबल से अगर कम सुनते हैं उनके लिए फ्लैग और विजुअल सिग्नल्स आर यूज्ड टू अलर्ट। तो इसमें कोई भी साउंड यूज नहीं की जाती है। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल कमेटी। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, कमेटी फॉर द डीफ। तो इसको अभी हैंड टू हैंड सी कर लेते हैं। फॉर द डीफ, वेट ओनली सिंगल सेकेंड। चलिए, ये थोड़ा सा ठीक हुआ है। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड सेकेंड ओल्डेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स आफ्टर ओलंपिक्स। वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स इवेंट एवरी 4 इयर्स के बाद होते हैं। फर्स्ट डीफ ओलंपिक 1924 पेरिस फ्रांस में हुए थे।
Athlete 148 participate only from 9 European countries. विंटर डीफ ओलंपिक्स आपके 1949 में स्टार्ट हुए थे। 1924 से 1965 तक इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीफ, इंटरनेशनल साइलेंस गेम्स। और आपका 1966 से 1999 द वर्ल्ड गेम्स फॉर द डीफ। और 2001 में डीफ ओलंपिक्स इनका नाम रख दिया गया। मोटो इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स है। टिल नाउ 36 सिटीज़ और 21 कंट्रीज़ में हो चुके हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड टू पार्ट्स टू पैरालंपिक्स एंड पैरा एथलीट्स। This classification process provides categorization to athlete or sports person based on different types of disabilities। ठीक, आगे डिविजनिंग है। तो डिविजनिंग का मतलब है ग्रुपिंग परफॉर्म बेस्ड या फिर स्किल बेस्ड, इस तरीके से उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पैरालंपिक्स, तो किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, तो आईपीसी गवर्न करती है इनको। इट इज़ यूज टू डिसाइड विच एथलीट्स आर एलिजिबल टू compete in each of sports. Each athletes competing at Paralympic Games through an evaluation conducted by officially called classifier। तो एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए कोचेस को थोड़ा सा हायर करती है, ऑफिशियली अनाउंस करती है, उनको हम क्लासिफर्स कहते हैं। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। पहला स्टेप है टू डिटरमाइन वेदर द एथलीट एज एन एलिजिबल इम्पेयरमेंट और नॉट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इम्पेयरमेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट वन इज एलिजिबल इम्पेयरमेंट इन पैरालंपिक्स। अपॉर्चुनिटीज फॉर फिजिकल इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था। एबव इम्पेयरमेंट मस्ट बी परमानेंट, ये परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई परमानेंट नहीं है वो। आईपीसी इनको रिकॉग्नाइज करती है। तो कुछ इम्पेयरमेंट हैं, कौन कौन से इम्पेयरमेंट हैं कि इम्पेयर्ड मसल्स पावर, अगर आपकी मसल्स में कोई दिक्कत है, परेशानी है, या फिर पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, आपके मूवमेंट्स में स्टिफनेस या रिजिडनेस आ चुकी है। नेक्स्ट वन इज द लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्स डेफिशिएंसी, या तो आपके अंदर लिम्स के अंदर डेफिशिएंसी है या फिर आपके लिम्स है ही नहीं। नेक्स्ट वन इज द लेग लेंथ डिफरेंस, दोनों पैरों की जो हाइट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। शॉर्ट स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर थोड़ा शॉर्ट है। हाइपोटोनिया, मसल्स के अंदर टेंशन रहती है। एटेक्सिया, के आपका जो मसल्स है, एटेक्सिया के अंदर आपका रहने वाला है कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वन इज एथेटोसिस। एथेटोसिस के अंदर आपकी जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है वो स्लो डाउन हो जाते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट आँखों से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल, जो कि आपका ब्रेन से रिलेटेड है। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा कि इम्पेयरमेंट देखना है। सेकेंड स्टेप है कि आपका असेसमेंट, ऑब्जर्विंग इन ट्रेनिंग और ऑब्जर्विंग इन कंपटीशन। आपका असेसमेंट होगा, दो जगह होगा, ट्रेनिंग में भी और कंपटीशन में भी। थर्ड स्टेप है डिसाइडिंग स्पोर्ट्स क्लास बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट। तो कुछ इम्पेयरमेंट है, तो F1 से लेकर F13 तक विजुअल इम्पेयरमेंट को रखा गया है। F20 इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है। F40 से F41 तक शॉर्ट स्ट्रेचर, जिनकी थोड़ी सी जो हाइट थी वो कम रहती थी। F42 से F44 तक लेग लेंथ इम्पेयरमेंट है। F31 F34 तक आपके जो व्हील चेयर फॉर एथलीट विद मूवमेंट डिसऑर्डर। F51 से 57 तक जो कि उनका लोअर बॉडी इम्पेयरमेंट है, व्हील चेयर से चलते हैं। ठीक, एबव क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू द थ्रोइंग इवेंट, तो ऊपर वाले जितने भी हैं थ्रोइंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज द T33 से 34 और आपके 51 से 54, T51 से 54 तक आपके व्हील चेयर रेसिंग वाले हैं। ठीक, आगे बात करते हैं डिविजनिंग प्रोसेस फॉर स्पेशल ओलंपिक्स। तो स्टेप वन है डिवाइड इन द जेंडर, या फिर मेल एंड फीमेल के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा और एज ग्रुप के बेसिस पर डिवाइड किया जाएगा। तो इंडिविजुअल में एज ग्रुप क्या है,
ये 8 से 11 साल के लिए एक एज ग्रुप है, 12 से 15 साल के लिए एक है, 16 से 21 के लिए एक है, और 22 से 29 ईयर्स के लिए एक है, और 30 एंड 30 प्लस के लिए एक ग्रुप बना दिया गया। टीम स्पोर्ट्स की बात करें तो 15 और अंडर, इट मीन्स 15 और 15 साल से छोटे बच्चों के लिए एक अलग एक ग्रुप है, 16 से 21 के लिए एक ग्रुप है, 22 और 22 से ऊपर के एज ग्रुप अलग हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ बात करें इंक्लूजन की, तो इंक्लूजन एजुकेशन मीन्स नॉर्मल स्टूडेंट एंड स्पेशल नीड्स स्टूडेंट लर्न while शेयरिंग द सेम फिजिकल स्पेस, interacting socially and academically. It can be start that in this education, definitely our children are educated with normal children within the same roof. एक छत के नीचे आपका डिसेबल और नॉन डिसेबल स्टूडेंट पढ़ेगा, ये उसको राइट टू एजुकेशन का हक है। Inclusion completely reject the user of specific school or classroom to separate student with disability for student without disability। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है किसी को भी। तो आगे बात करते हैं इंक्लूजन ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स को क्यों शामिल किया गया? गेट इक्वल चांस टू पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द एक्टिविटीज, ऑल्सो लर्न सेम करिकुलम जस्ट लाइक अदर। तो जैसा बाकी के बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे ही CWSN कैटेगरी वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। CWSN हैव इक्वल चांस टू टेक पार्ट इन प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी होते हुए भी वो एक साथ ही रहने वाले हैं। नीड्स ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन, तो इंक्लूजन एजुकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी? पहला था फॉर सेल्फ स्टीम, नेक्स्ट वन इज द फॉर बेटर सोशल स्किल, ग्रेटर सेंसिटिविटी, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, फॉर बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हायर एकेडमिक अचीवमेंट, for improving in motor skill, for friendship and socialization, for meaningful inclusion, for skill development, for personal growth, for promoting tolerance and reducing bullyingness, for improving physical fitness। तो ये आपके 13 इंक्लूसिव एजुकेशन है। आगे बात करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। तो राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, ट्रेनिंग टीचर्स, वर्कशॉप शुड बी कंडक्टेड। बच्चों के लिए जो CWSN कैटेगरी के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स की वर्कशॉप वगैरह भी ज़रूरी है। रेगुलर एनालिसिस ऑफ स्कूल या फिर करिकुलम, ट्रीटेड इक्वली एज नॉर्मल स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखना होगा टीचर्स को। ए सुटेबल एग्जामिनेशन system, next one is the develop good relationship between families and students। education should be flexible, सभी के लिए फ्लेक्सिबल एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला है और कोई वीक है तो वीक वाले को आप छोड़ देंगे। तो फ्लेक्सिबल रखना ही होगी सारी एजुकेशन। एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN, physical improvement, mental improvement, self-esteem, reduce the level of anxiety, stress and depression, cognitive benefits, improve social interaction, better emotional and psychological health, reduce risk of health complication. Next one is strategies to make physical activities accessible for CWSN। अब क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं ये देखते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। Equipment related to physical activity should be according to their need of children. A specific environment should be provided. A variety of different instructional strategies should be used. Rules should be modified according to the need of children with disability. Children's previous experience must be taken into the consideration. तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे। और मेडिकल चेकअप होना चाहिए। ये आपकी एक्टिविटीज़, इक्विपमेंट्स, एनवायरनमेंट, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज और रूल्स ऑफ द मॉडिफिकेशन या चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो ये था आपकी पूरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्थी एंड स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको और भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो थोड़ा सा हो सकता है कि स्टार्टिंग की है तो आपको ये अच्छा ना लगा हो, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आने वाली हैं वो आपको
अच्छी ही मिलने वाली है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत साउंड की प्रॉब्लम रही होगी कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आ रही हो आपको। तो आपको जिस भी क्वेश्चन या जिस भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत आए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी एंड स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत।